5 मुअज़्ज़िज़ जज आपके वज़ीर-ए-आज़म को चलता करते हैं। ये जो नाअहली 1.5 साल मुकदमा चलने के बाद हुई है, इस बात पे हुई कि उन्होंने अपने एक छोटे बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं दी। Good evening and welcome to Tonight with Faria. Supreme Court speaks. Let's take a look at the headlines tonight. इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इमरान खान साहब के नॉन बेलेबल वारंट नहीं निकाले, नॉन बेलेबल वारंट नहीं निकाले, बेलेबल वारंट्स निकाले। नवाज शरीफ अदलिया के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की आवाज। पानामा नजरसानी केस में भी नैब की नाक़िस कारकर्दगी के चर्चे। नैब ने हुदैबिया पेपर्स केस में अपील करने का फैसला कर लिया। क्या नैब रेफरेंसेस शरीफ खानदान के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं? पूछेंगे तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल से और साबिक डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब राजा आमिर अब्बास से। And a very warm welcome to the show. पाकिस्तान की सियासत में तेज़ी तो आ ही रही है, मगर आइंदा लग रहा है कि और भी बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। पानामा नजरसानी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है और इस समाअत के दौरान बड़े अहम इंकशाफात भी हो रहे हैं। नायब अदालत ने वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान के बाद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को भी अब तलब कर लिया है। NA 120 का इंतखाबी मार्का भी जोरों पर है। इस वक्त भी वहाँ पर कैंपेन के मनाज़र आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तरफ मरीम नवाज शरीफ साहिबा सरगर्म हैं, तो दूसरी तरफ अब इमरान खान साहब भी मैदान में उतरे हैं। यहाँ तक कि तारुल कादरी साहब भी PTI को सपोर्ट कर चुके हैं। आज हमने ये देखा कि अदालत में जब जो केस था उसमें इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब के खिलाफ जो केस था उनके वारंट्स जारी कर दिए, जिसके ऊपर अभी आपने बाबर अवान साहब की क्लैरिफिकेशन भी देखी। वो कह रहे हैं बेलेबल वारंट्स हैं, नॉन बेलेबल नहीं है, मगर ये हकीकत है कि अब वारंट उनके जारी हो चुके हैं। इमरान खान को बार बार इलेक्शन कमीशन तलब कर रहा था मगर वो पेश नहीं हुए। वारंट गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है? लेट्स वॉच दैट। इसलिए जो बेलेबल वारंट्स होते हैं वो समन ही होता है कि आप फलां तारीख को हाजिर होने के लिए इतना मुचलका दें कि आप आएंगे। दिस इज़ वन। दूसरा ये है कि जो इलेक्शन कमीशन में क्या तोइने अदालत के इख्तियार समाअत मौजूद है या नहीं, इस पे इमरान खान ने इस इख्तियार समाअत को चैलेंज किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तीसरा ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशन थी इख्तियार समाअत वाली, उसकी इब्तदाई समाअत के बाद 3 सफ़े का ऑर्डर सिंगल बेंच ने जारी कर रखा है। इमरान इस्माइल साहब, I'll start with you on this topic first. ये इमरान खान साहब क्यों नहीं पेश होते इलेक्शन कमीशन में? बहुत शुक्रिया फरिया। इलेक्शन कमीशन हमारी नज़र में एक ऐसा इदारा है जो न्यूट्रल नहीं है, बायस है, और वो प्री डिटरमिन करके बैठा हुआ है कि उन्होंने अपनी वफादारियां जो है वो एक ही पार्टी के साथ मुंसलिक कर रखी हैं। तो फिर इसी इलेक्शन कमीशन के अंदर आप इलेक्शन भी लड़े हैं, NA 120 को भी आप बॉयकॉट कर दें? पर ये मजबूरी है, अगर बॉयकॉट करें तो हम सर मजबूरी इधर है, तो मजबूरी इधर भी है ना। वारंट जारी हो गए हैं, अब क्या करेंगे आप? गिरफ्तार हो वारंट जारी हो गए तो हो गए। वारंट अवेलेबल वारंट है, उसको देखेंगे क्या करना है। मुझे नहीं पता वो वहाँ क्या डिसाइड कर रहे होंगे इस्लामाबाद। बट व्हाट आई कैन टेल यू इज कि दिस इज बिल्कुल सच्ची आपको मैं बात बता रहा हूँ। आप खुद भी इसको देख सकती हैं या अपने कैमरे से दिखा सकती हैं कि इलेक्शन कमीशन जैसे NA 120 में इलेक्शन हो रहे हैं, जिसकी खुली वायलेशन हो रही है, जिसके अंदर MNAs घूम रहे हैं, जिसके खुली वायलेशन हो रही है, MNA इमरान खान घूम रहे हैं इस वक्त दाता दरबार में। जी बिल्कुल, इमरान खान दाता दरबार तो जा ही सकते हैं। इमरान खान वहाँ जलसा करने नहीं गए NA 120 में।
देखिए परिया, उसके अलावा गवर्नमेंट की जो अपनी मशीनरी है, लोकल मशीनरी, वो इस्तेमाल हो रही है तो वहाँ पे ये बात सही है, हो रही है, आई कैन सेकंड दैट। लेकिन इमरान इस्माइल साहब, मसला ये है कि ये पिक एंड चूज हो रहा है। जब PMLN कहती है कि हमें नैब नहीं पसंद, JIT नहीं, तो आप कहते हैं इदारों का एहतराम नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोलें तो कोई मसला नहीं है। आप कह रहे हैं वो हुकूमती मशीनरी जो कि बिल्कुल इस्तेमाल हो रही है, आई एग्री विद यू, गलत है। लेकिन MNA जिनको मना है कैंपेन करना, वो कहते हैं मैं करूंगा कैंपेन, लोगों को भी लेके जाऊंगा। तो क्या ये आप क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को? परिया देखें, बात यह है कि इदारों को बहाल करना है, इदारों को तबाह करना है, तकद्दुस बहाल करना मेरा काम नहीं है। मैं फेडरल गवर्नमेंट ये जिसने किया है वो उन्होंने तबाह किया है, उसके बाद कहते हैं कि जी इदारे तबाह है, हम नहीं मानते। नैब को किसने लगाया था? कमर जमान को। किसने कमर जमान को कहा कि आप नवाज शरीफ की और उनकी फैमिली की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते? किसने FIA को रोका इतने बड़े स्कैंडल न करने का? मुझे बताएं, क्या इसहाक डार should he be in the prison behind the bars? Yes, what he is doing right now, यहाँ होना चाहिए था इसहाक डार। इलेक्शन कमीशन को इसहाक डार की धारलियां और उनके स्टेटमेंट्स नजर नहीं आ रहे। ओके, हम आपने जो नैब के हवाले से बात की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बात हुई, मलिक साहब खास तौर पे आप जरा गौर से, आपने सुना भी होगा, एक दफा दोबारा सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा नज़ीर केस की समाअत के दौरान भी नैब की नाक़िस कारकर्दगी ज़ेर बहस रही और सुप्रीम कोर्ट इसको कई दफा ज़ेर बहस ला चुकी है, खास तौर पर रीसेंट पास में, खास तौर पर पैनामा केस में। उसके साथ ही अदालत ने अपने खिलाफ मुहिम चलाने पर न सिर्फ बरहमी का इजहार किया है बल्कि डायरेक्ट वार्निंग दे दी। हम तो समझते हैं मोजेस जजेस के रिमार्क्स जो कि पैनामा केस में नैब के तौर पर कही गए हैं, वो कुछ यूं हैं। वो कह रहे हैं पैनामा केस में नैब बतौर इदारा मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। ये बात वो एक तरह से रिपीट करे हैं क्योंकि नैब को वो मरहूम करार दे चुके हैं। चेयरमैन नैब ने अदालत में जो कुछ कहा हम जानते हैं। चेयरमैन नैब कुछ नहीं करना चाहते, दरख्वास्त गुजार शायद चाहते हैं हम कोई फैसला भी ना दें। हमने फैसला दिया, कोई फैसला ही दे दे, हमने फैसला सुना दिया तो नतीजा खतरनाक होगा ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया पर हमारे खिलाफ मुहिम चल रही है। अदालत के खिलाफ हजा सराई मुहिम को ख्वाजा हारिस का मुक्किल चला रहा है। जैसा करोगे फिर वैसा भरोगे। मुस्लिम लीग नून को गिला है कि नैब रेफरेंसेस पर निगरान जज क्यों तैनात किया गया। लेकिन जो कही हैं बातें आज अदालत ने, आई कम टू यू मलिक साहब, ये जो रिमार्क्स हैं डायरेक्ट आप PMLN के हवाले से हैं, योर कमेंट्स सर। हो रहा होता है बुनियादी तौर पे तो ये एक ऑबिटर डिक्टम होती है। ये जब सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रही है उस काउंसिल के सामने जो उनको असिस्ट कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये हक है कि वो अपनी तशफ़ी के लिए वो उनके सामने कुछ ऐसी बातें ज़रूर रखें जिन पर वो काउंसिल जो उनको असिस्ट कर रहे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट को टू देयर बेस्ट सेटिस्फेक्शन उनको मुतमिन करने के लिए अपने दलाइल देने चाहिए। अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये समझ रही है कि कोई ऐसी मीडिया पे कैंपेन किसी ख़ास एक सेक्ट की तरफ से, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, प्रिसाइजली मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और अगर वो ये कह रहे हैं और उन्होंने ये बात बार कही है, देखें तो उसमें अब वो जो वकील वहाँ पर मौजूद हैं वो अपने दलाइल के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को ये मुतमिन करने के लिए अपनी इस्तदा करेंगे कि अगर हम ये नुक्ता उठाते हैं कि ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है तो ये सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक नहीं है। हम अगर ये नुक्ता उठाते हैं कि 184(3) के अंदर मुंतखब वज़ीर आज़म को घर नहीं भेजा जा सकता तो ये सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक नहीं है। हम अगर ये नुक्ता उठाते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट JIT की सुपरिटेंडेंस का रोल खुद लेगी तो ये सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक नहीं है। ये सारे लीगल पैरामीटर्स के अंदर बातें हैं, ये बातें रोज पिटिशंस के अंदर लिखी जाती हैं और इन्हीं बुनियादों पर। डू यू सीरियसली थिंक मलिक साहब के इन बातों पर ये आज कमेंट्स आए? उसके अलावा आपने और कुछ नहीं सुना पिछले कुछ दिनों में? देखिए मैं फ्रीहा टू बी ऑनेस्ट, आपने मसलन ये नहीं सुना कि एक सदा आई कि मुझे क्यों निकाला? आपने ये नहीं सुना कि सदा आई के फैसला पहले हो गया था, इम्प्लीमेंट बाद में हुआ? आपने ये नहीं सुना कि 5 नोबल मैन डिसाइडेड? आपने वोट के तकद्दुस के हवाले से शायद कुछ मिस कर दिया। आपने, मुझे लगता है, NA 120 में होने वाली तकरीर को भी बिल्कुल नहीं सुना। देखिए मैंने बिल्कुल जितनी बातें आप कह रही हैं, मैं सैंक्टिटी ऑफ वोट का उतना ही बड़ा एडवोकेट हूं जितना मैं सुप्रीम कोर्ट की हुर्मत का और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के एहतराम का हूं। दोनों की अपनी अपनी डोमेन है। मैं किसी की इंक्रोचमेंट किसी पे नहीं चाहता। मैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हूं, मैं तो खुद क्रिएशन ऑफ वोट हूं। तो मैं किस तरह से ये मानूंगा कि मेरा वो मैंडेट जो 184
184(3) में नहीं छीना जा सकता, उसके ऊपर मैं बात ना करूं। ये कम्युनिटीज बेस्ड बिल्ड अपॉन वर्ड्स, ये अल्फाज पर तश्कील दिया गया मुआशरा है। और ये मेरी गुजारिश सुनिए, देखिए हमें एक वक्फे की तरफ जाना पड़े। I'll come back to you क्योंकि क्विकली ब्रेक पे जाना है। I'll come back to you. I'll let you finish after break. Keep watching Tonight with Faria. एंड वेलकम बैक। मलिक साहब, आप अपना आर्ग्यूमेंट भी मुकम्मल कर लें। लेट मी वंस अगेन रिपीट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मीडिया पर हमारे खिलाफ मुहिम चल रही है, अदालत के खिलाफ हर्जा सराई मुहिम को ख्वाजा हारिस के मोक्कल चला रहा है, जैसा करोगे फिर वैसा भरोगे। देखिए फ्रिया, मैं तो आई स्ट्रांगली बिलीव इन अपहोल्डिंग द एस्टीम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मैं तो इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन अगर ये नुक्ता उठाना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो तहफ़्फ़ुज़ात किस चीज़ पर बुनियाद किए गए हैं कि जो आज तक एक पिछले 100 साल से एक जुडिशल हिस्ट्री के अंदर प्रेसिडेंट्स कायम किए गए, उन सब को यकसर उनको बिल्कुल या तो उन सबको ओवर रूल किया जाता या बताया जाता कि ये जो हैं इनकी स्ट्रक्चरल उस ऑर्डर को थोड़ा एक्सप्लेन किया जाता है। इट शुड हैव बीन एक ऐसी नोट पर वो ऑर्डर आता जब वो पिछली सारी को रद्द करता, सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों को वो बताता कि पिछले फैसलों की जगह पर अब ये नया फैसला आ गया है, कोई जिक्र नहीं किया गया। वो फैसले भी आज मौजूद हैं, ये भी मौजूद हैं। तो कैन द सुप्रीम कोर्ट अफोर्ड टू हैव टू कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज? ये कैसे होगा? और वो लोग अगर कल को यही इलेक्टेड देखें, एक प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के गए हैं, आप छोड़ दें एक नून लीग के चले गए, कल को अगर इसी 184(3) की जद में कोई और प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो क्या फिर हम ये समझने में हक बजानिब नहीं होंगे कि 184(3) जो है ये 58(2)B की मुतबादिल बनती जा रही है? दो तो चले गए। हमारी सिर्फ इतनी इस्तदा है कि बियॉन्ड पार्टी लाइंस जरा इन चीजों पर गौर देखें, जरा इस पे थोड़ी बहस कर लें, देख लें। इमरान साहब की पार्टी है, अभी आपके पास राजा साहब इज अ वेरी एमिनेंट लॉयर, ये आपको बता सकेंगे कि जो हम कह रहे हैं, अगर किसी चीज़ से सुप्रीम कोर्ट को लगा कि उनकी शान में कोई गुस्ताखी हुई है तो उन चीज़ों पर एहतियात करनी चाहिए, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, और अगर कोई हैं तो उनको ख्याल करना चाहिए। राइट राजा आमिर अब्बास साहब, लेट मी ब्रिंग इन मलिक साहब, ये इतना ही सादा सा मामला है कि इस्तदा की जा रही है अदालत से कि 184 की 58(2)B ना बन जाए। नहीं फ्रिया, ये बहुत ही सिंपल सा मामला है कि 58(2)B कब बनती है? जब गवर्नमेंट टॉपल होती है। क्या यहाँ कोई गवर्नमेंट टॉपल हुई है? सिर्फ एक शख्स या एक प्राइम मिनिस्टर जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लाइक सो मैनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जिनको जेली डिग्रियों पे भी फारिग किया गया था, इफ यू कैन रिकॉल, पहले भी फारिग किए गए। तो उस शख्स के खिलाफ एक स्कैंडल कोई आया पनामा से, राइट? उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिटेल्ड प्रोसीडिंग चलाई। जब डिटेल्ड प्रोसीडिंग चली तो वो चीज़ें जो सामने आई उस पे सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि इस चीज़ों को फर्दर प्रूव करने के लिए एक JIT की ज़रूरत है। जब JIT की वो जजमेंट आई तो मैं मलिक साहब जिनका एक खुद भी लॉ से बैकग्राउंड है और माशाल्लाह बड़े लर्नेड हैं, तो उस वक्त मैंने शायद पहले भी अर्ज़ किया था कि ये वो टाइम था। अभी तो आप कह रहे हैं कि ये मैं नुक्ता क्यों ना उठाऊं कि JIT नहीं बननी चाहिए थे, लेकिन उस वक्त आप अगर मिठाई ना बांटते और उस वक्त रिव्यू लगा देते, उस जजमेंट को चैलेंज कर लेते। ये बात सुप्रीम कोर्ट में हुई कि आपने वो तो चैलेंज नहीं किया कि जब JIT बनाई गई थी। अब रहा दूसरा बात कि 58(2)B का इससे क्या ताल्लुक? आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, आप 6263 को भी खत्म कर दीजिए। 58(2)B उन्होंने खत्म की ना पार्लियामेंट में, ठीक, अभी आप इसको खत्म कर दीजिए। दूसरी बात जहां तक रही कि जी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी और उसने कहा कि डू नॉट लुक टुवर्ड्स द रोड, लुक टुवर्ड्स द कोर्ट। और उन्होंने कहा कि मियां साहब वहां पे जाएं, हम देखेंगे कि वहां पे ट्रायल कोर्ट प्रॉपरली हो जाए। और इन अदालतों ने हमेशा मियां साहब को रिलीफ दिया है। हमारे पास ही अपील आनी है, हम देख लेंगे अगर कोई आपके साथ नाइंसाफी हुई तो। ऐसी सूरत हाल में उन्होंने जो एक अंदिया दिया है कि प्लीज ये रोड पे जाके जो आपके एक बात आई थी कि जनाब बहुत से इनमें से कुछ जज भी शायद अहल ना हो, दिस इज नॉट
कि आप कोई तनकीद कर रहे हैं या आप जजमेंट पे बात कर रहे हैं, ये आप डायरेक्ट So ये जो स्टेटमेंट आपने जिक्र किया, कुछ का मैंने जिक्र किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ साहब अदालत के खिलाफ जो हज़रत सराय की मुहिम है उसकी क़यादत कर रहे हैं, ये रिमार्क्स। सो क्या कोई तौहीन अदालत का मुकदमा भी बन सकता है इनके ऊपर, अभी तक जो स्टेटमेंट्स आई हैं उनके ऊपर, या अदालत बनता है लीगली, या अदालत को बनाना चाहिए, या वो रिस्ट्रेंट दिखा रही है? आपके इल्म में होगा फरिया कि ऑलरेडी इनके चंद पार्लियामेंटेरियंस को नोटिस इशू हो चुके हैं इस सिलसिले में कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो रोस्ट्रम पे आके तकरीर करते थे, चने चबवाते थे लोहे के, और मेरे ख्याल दानियाल अजीज़ हैं और एक आध कोई और है, वो दूसरे साहब वो सेनेटर जोन से थे इनके निहाल हाशमी साहब, वो तो गैर मशरूत माफी मांगने जा रहे हैं। तो ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और कोई वजह नहीं कि अभी सुप्रीम कोर्ट बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट इस बात पे भी नोटिस ले सकती है कि आप कहते हैं, जो इनका एक स्टांस है कि जी 2 करोड़ लोगों ने वोट दिया, पर्ची के जरिए वोट दिया, लेकिन 5 जजों ने पर्ची को फाड़ दिया। ये इस किस्म की बातों से इज्तनाब करना चाहिए, रिफ्रेन करना चाहिए कि 5 जजों ने पर्ची को, जजिस का काम तो पर्चियां फाड़ना नहीं है, जजिस का काम तो है कानून के मुताबिक फैसले देना और इंसाफ करना, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये बनता है तौहीन अदालत का मुकदमा अभी? व्हाट डू यू थिंक? मेरे नजदीक ऑन द फेस ऑफ इट ये जो बातें हैं, वो बातें नहीं जो मलिक साहब ने की, जो ये बातें हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अगर रिस्ट्रेंट ना जाहिर की और किसी वक्त भी सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत का केस बना सकती है। लेकिन अब वजह यह है कि वो इतने बड़े बड़े दूसरे केसेस बन गए हैं, तो कहते हैं ये ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इमरान इस्माइल साहब, नैब के हवाले से भी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और इसको मैं कहूंगी कि उन्होंने री-एंडोर्स किया है अपनी उस ऑब्जर्वेशन को जो आप खुद भी आई थिंक कोर्ट में थे जिस दिन कोर्ट बार बार कही थी कि मरहूम हो चुके हैं नैब चेयरमैन। नैब के हवाले से उन्होंने उस वक्त भी जिस तरह सवाल जवाब किए थे, हमें नजर आ रहा था, आप जजमेंट में भी आ गया। फिर वो कह रहे हैं कि चेयरमैन नैब संजीदा नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं करना, वो कह रहे हैं उन्होंने कुछ करना ही नहीं है। ये क्या कह रहा है नैब के बारे में? आपसे अर्ज की ना कि ये इदारे सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको तबाह करने में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट नंबर 1 कर रही है, और वो लॉयल्टी ज्यादा देखते हैं कैपेबिलिटीज से। वो चाहते हैं कि उनके लॉयल लोग इदारों के सरबराह लगे, मैं ये ऐसे लोग ना लगे जो कैपेबल हो उस इदारे को रन करने के लिए या उसको उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए। ऐसे कैपेबिलिटी नहीं ढूंढते हैं, उनके पास लॉयल्टी एक मैयार है। मैं भी मलिक साहब की बात सुन रहा था कि जी वो 184 के तहत मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर नहीं भेजा जा सकता, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि यूसुफ रजा गिलानी क्या मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे? क्या सिर्फ नवाज शरीफ? वैसे मैं आपको ये थोड़ा सा आगाह कर दूं कि मलिक साहब मेरे एक प्रोग्राम में भी, और खैर मियां साहब भी कह चुके हैं कि गलत किया था, मलिक साहब भी कह चुके हैं कि ये गलत किया था। नहीं, लेकिन उस गलत करने में तो मियां साहब खुद शामिल थे। वो तो काला कोट पहन के खुद पहुंच गए थे कोर्ट में। वो एडवाइस करते थे कि जी आप, वो एडवाइस करते थे उनको कि जी आप पहले इस्तीफा दें, कुर्सी से उतरें, आपके पास क्लब मौजूद होगा, कुर्सी से उतरें, अपने आप को आप इन्वेस्टिगेट कराएं, अगर आप क्लीन है तो फिर वापस आ जाओ, अगर जुर्म साबित हो जाए तो जेल चले जाओ। भाई ये तो मियां साहब के अल्फाज हैं। अब अगर जुर्म मियां साहब के ऊपर साबित हो रहा है, अगर मियां साहब की चोरी पकड़ी जा रही है, अगर मियां साहब के मामला दुनिया भर में चल रहे हैं, पनामा पेपर्स आ रहे हैं, झूठ पे झूठ पकड़े जा रहे हैं, कोर्ट रिमांड दे रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो अब मियां साहब को घर जाने में क्या एतराज है? देखें, मियां साहब का नाम जमहूरियत शरीफ नहीं है, तो वो जो कहते हैं ना अपने आप को समझते हैं कि जी मियां साहब इक़्तिदार में है तो जमहूरियत इक़्तिदार में है, मियां साहब इक़्तिदार में नहीं है तो जमहूरियत भी इक़्तिदार में नहीं है। ये कॉन्सेप्ट गलत है। ये अपने आप से झूठ बोलते बोलते उसको सच मानने लगे। जैसे मुशर्रफ साहब के जमाने में कहते थे मेरे बाद पाकिस्तान का अल्लाह हाफ़िज़ है, he actually started believing on it, उसके बाद पाकिस्तान नहीं बचेगा। Right. So nobody is indispensable. Right. Nobody is indispensable, including you and me. लेकिन जो बात की अभी बड़ा क्लियरली हमने सुन भी लिया पॉइंट ऑफ व्यू लीगल जो आया हमारे पास, लेकिन क्या 58(2)(b) का इक्विवेलेंट हो सकती है किसी भी तरीके से 184? I don't think so. It's an equivalent to देखिए जापान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म कितने आप देखें आके चले गए, मेरा ख्याल है पिछले 20 साल में सामने रहा हूँ कि 16 वज़ीर-ए-आज़म चेंज हुआ है। वो क्या जापान तबाह हो गया या डेमोक्रेसी खत्म हो गई वहाँ पे? अगर उनका वज़ीर-ए-आज़म कोई गलती करता है या वो
इस चीज का इर्तिकाब करता है, जिससे चोरी या कोई करप्शन का इल्जाम लगता है, तो उसको फारिग कर देते हैं, दूसरा ले आते हैं। सिस्टम इज इन प्लेस, जमहूरियत को तो खतरा नहीं है। ठीक, मलिक साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ की नाअहली सिर्फ हकायक की एक झलक की वजह से हुई है, अगर कहा गया तो सब कुछ सामने ले आएंगे। ये तो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट फील्स कि आप प्रोवोक कर रहे हैं कोर्ट को, एंड वो अब आपको कह रहे हैं कि ना करें हमें प्रोवोक। देखिए फ्रिया, मैं राजा आमिर साहब की इस आर्गूमेंट को बड़ा वेट देता हूँ जिसमें उन्होंने ये कहा कि 58(2)B किसी सूरत भी 184(3) सब्सटीट्यूट नहीं कर रही उसे, लेकिन क्योंकि असेंबली कायम है, हुकूमत कायम है, इस दलील में वजन है, और जिस बात में वजन हो उसको तस्लीम करना चाहिए। लेकिन जो उसकी जिस्ट है, जो उसकी एसेंस है, और जो प्राइम मिनिस्टर्स का रिमूवल है 184(3) की मंशा वो भी नहीं है। 184(3) में जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, वी हैव टेकन द पेन्स एंड आई कैन क्विकली आस्क यू, बिकॉज़ आप दोनों का ताल्लुक है लीगल फिटेंसी से, कि क्या गिलानी साहब तो 184 के थ्रू नहीं गए थे? नहीं, देखिए उसमें मैं अर्ज ये करूं कि हम बार बार ये कह चुके हैं कि 2 wrongs can't make 1 right। अगर उस वक्त मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ कोई, लेकिन 184 के इक्विवेलेंस की अभी तो हम बात करें ना, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस ये फ्रिया, ये एक रविश, इसमें एक इंटरनेशनल केस। देखिए मैं आपसे अर्ज करूँ ना, अगर तो ये मामला ऐसे होता कि ये ट्रायल जो था ये पहले होता, और देखिए मैं एक ऐसी अदालत के अंदर से डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ कि जहाँ पर मेरे पास अपील का भी हक नहीं है, बड़े लिमिटेड स्कोप में रिव्यू में बड़ी चंद बुनियादी बातों पर मैं अपना मुद्दा उठा रहा हूँ। अब जिस जगह पर मुझे अपील, तो एक बुनियादी हक है ना, आप किसी भी मुलज़म को कोई भी सज़ा दे रहे हैं तो उसको एक ऐसी अदालत से दे रहे हैं सज़ा जहां उस फैसले के ख़िलाफ़ उसको अपील का हक नहीं है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस के ख़िलाफ़ है। ये बात, हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है, हम ये कह रहे हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, ये तो आपको पता था कि आप जिस अदालत में जा रहे हैं, देखिए फ्रिया, वो किस 184 के तहत बनी है, और उसके तहत काम कर रही है, रिव्यू है, या ये तो आपको सब पता चले, मैं आपको आप खुशी कहते हैं उसमें, और फैसला आने के बाद भी खुश थे, जैसा लिखा है। आप मेरी एक ऑब्जेक्शन नहीं किया, यस यू डिड नॉट ऑब्जेक्ट। एक सेकंड देखें, ठहरे, ये बात बार हुई, और इस पर बहुत से एमिनेंट हमारे दोस्तों ने, पॉलिटिकल दोस्तों ने, हर किसी ने अपनी राय दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद तो कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट में क्या बात हुई? नहीं, देखें सुप्रीम कोर्ट ने खुद, कोर्ट में तो आपने ऑब्जेक्ट नहीं किया। नहीं, देखें गुजारिश तो सुने ना फ्रिया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये गार्ड नहीं करना था कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन तो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, मैंने थोड़ी करनी है। अगर मैंने मेरा तो एक पॉलिटिकल फॉल बैक भी था ना, मैंने तो कहा कि ठीक है, हम बेशक हम उस माइनॉरिटी में थे जो ये कह रहे थे कि आप अपनी दुरुस्त बात भी, सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीजर प्रोवाइडेड नहीं है, आप 50,000 दफ़ा भी बताने की कोशिश करेंगे तो ट्रायल के प्रोसीजर से हटकर आप अपनी दुरुस्त बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं बता पाएंगे। अगर आप ये जुरिस्डिक्शन चैलेंज नहीं करते, मेंटेनेबिलिटी चैलेंज नहीं करते, और आप उसका पॉलिटिकल डिविडेंड देख रहे हैं कि जिस मर्जी फोरम पर मुझसे पूछ लें, तो आप अपना दुरुस्त मुद्दा भी बयान नहीं कर पाएंगे, आपको उसमें बड़ी दिक्कत पेश आएगी, और वही हुआ जो हम कह रहे थे। अब फिर हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को इंटेंगल ना करे, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को इंटरप्रेट करना है। सुप्रीम कोर्ट ने बताना है कि 184(3) किस लिए थी, सुप्रीम कोर्ट ने बताना है कि आउस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्टेड मैंडेट्स हैं उनको किस तरह से रहना है और किस तरह से नहीं रहना, ये सुप्रीम कोर्ट के बुनियादी दायरा कार के अंदर आता है। अब अगर ये ऐसे ले लिया जाए कि नमाज माकूस क्या है, देखिए आपने पहले लटका दिया, सजदे उल्टे करवाए, बाद में कहा क़याम में खड़े हो जाएं, ये कैसे होता है? आपने बुनियादी तौर पर पहले उनको एक ऐसी अदालत के अंदर से ट्रायल करवा कर लाना था। आप ये कहें सिस्टम काम नहीं करता, नैब काम नहीं करती, चलें भले से आप एक ऐसे चेयरमैन की, आपके पास जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार है, नैब कायम ना करना तो देखिए फ्रिया, बड़ा अलार्मिंग होना चाहिए सबके लिए। बट विल टेक अ ब्रेक, अगेन सॉरी ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है कि ये वाकई ये पॉइंट टोबी मलिक साहब ने कहा है कि नैब का काम ना करना, सुप्रीम कोर्ट की बार बार ऑब्जर्वेशन आना, कितना लम्हा फिक्रिया होना चाहिए हुकूमत के लिए भी और फॉर एवरीवन। आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग ट्रांसफर। एंड वेलकम बैक। हमने एक और डेवलपमेंट भी देखी हुदैबिया केस के हवाले से, लेकिन नैब का किरदार बहरहाल ये एक सवालिया निशान है। इस केस में अगर इतराज़ नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के ओवरसी करने पर
इन मुकदमात को, लेकिन उसकी वजह हमें वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट ये बताता है कि क्योंकि नैब काम ही नहीं कर रहा। आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जो हुकूमत का मौक़िफ़ है या PMLN का मौक़िफ़ है, लेट्स वॉच दैट। आज तक किसी नैब के केस में, किसी और केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई मॉनिटरिंग जज नहीं लगाया, तो नवाज शरीफ साहब या उनका ख़ानदान भी पाकिस्तान का एक शहरी है, उनके उतने हकूक़ हैं, उनके साथ ये सलूक क्यों किया गया है? हमने ये दो जो फैसले आए कोर्ट के, हमने उसमें भी देखा और हमने रिव्यू में भी कोर्ट के सामने ये सदा रखी है कि मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के हवाले से ऐसा इम्प्रेशन जा चुका है आवाम में कि जैसे कि कोई नए असूल और नए कवानीन की रोशनी जो है डाली जा रही है चीज़ों पे, जो कभी पाकिस्तान की तारीख़ में, क्या इंसाफ की तारीख़ में नहीं हुआ पहले। ये जो निकात है इनको हम जोड़ दें, जो मलिक साहब भी कह रहे थे, ये कि कितने बावजन है। फरिया, लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग। अभी तक जो शख्स भी कहता है मॉनिटरिंग जज लगा दिया, सुपरवाइजरी जज लगा दिया, शायद मैं समझता हूँ 90% लोगों ने उस जजमेंट के उस पैरे को पढ़ा नहीं कि उन्होंने क्या कहा है। तो आपके इस शो के हवाले से मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देयर शैल बी अ मॉनिटरिंग जज हु वुड मॉनिटर एंड सुपरवाइज किस चीज़ को, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट। वो अपने ऑर्डर को, अपनी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को दे वांट टू मेक श्योर कि ये इम्प्लीमेंट हुए। So, नैब की वर्किंग में नहीं उसके बाद उन्होंने लिखा एंड द सेम जज वुड ओवरसी द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। ओवरसी इज समथिंग डिफरेंट। और सुपरवाइज करना, सुपरवाइज वो अपने काम को कर रहे, इनको नहीं कर रहा। और आपने देखा होगा कि इन्वेस्टिगेशन का ये जो मरला हो गया है, अब रेफरेंस आ गया है, इसमें क्या उस जो जज साहब बैठे थे जो ओवरसी कर रहे थे, उन्होंने कोई एक जगह भी कहा कि जी आप फलाने शख्स को जाके इंटरव्यू कर लें, उससे ये एविडेंस कलेक्ट कर ले, आप फलाने शख्स को अरेस्ट कर ले, आप फलाने को बुला लें, कुछ भी नहीं। उन्होंने इनको इंडिपेंडेंट छोड़ा, एक डॉट तक उन्होंने नहीं कहा। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, वो ओवरसी कर रहे थे। ओवरसी मीन्स के कानून के मुताबिक सब चीजें होती जाए, इन्वेस्टिगेशन करना इनका काम है, वो कुछ भी नहीं कर रहे। और आज इन्वेस्टिगेशन का मरला खत्म हो चुका है, रेफरेंस कोर्ट में आ गया है, ये बता दिया जाए कि उन्होंने कुछ किया हो। ठीक है, ठीक है। इसमें मलिक साहब, ये जो नैब के हवाले से आपका इतराज है या नैब को ओवरसी करने के हवाले से, तो हम ये तासुर जा रहा है कि यू आर ओके कि अगर नैब आपकी तमाम कारकर्दगी को देखे, बजाय इसकी कि सुप्रीम कोर्ट उसको ओवरसी देखे। उसी नैब को जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रही है वो काम नहीं कर रहा, आप उससे खुश हैं? देखिए फ्रिया, जो अभी राजा साहब कह रहे हैं इनकी बात दुरुस्त है, लेकिन टू सम एक्सटेंट अब उसका एक अगली उसकी फेस भी है, और वो फेस ये है कि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ, जो जजमेंट जो ग्राउंड को होल्ड करती थी, वो मलिक असद केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुपरिटेंडेंस और ओवरसाइट ऑफ इन्वेस्टिगेशन को एक स्टैट्यूटरी राइट कहा, और ये कहा कि जुडिशरी का ये फंक्शन नहीं है। अब ये बात तो तय हो चुकी थी और ये 100 साल से तय थी। ये हिंदुस्तान की अदालतें भी इसी नजरिए पर, इसी प्रिंसिपल ऑफ लॉ पर थी। पाकिस्तान के अंदर भी जो लॉ डेवलप हुआ, इसी रिजीम के अंदर डेवलप हुआ कि ये दो अलग-अलग इख्तियारात हैं, और ये एक स्टैट्यूटरी राइट है जो कि बाहर सूरत इन्वेस्टिगेटर का राइट है। एक ASI भी कोई तफ्तीश करे तो जज साहब को से इत्तफाक ना करने का हक ज़रूर है, लेकिन उसकी तफ्तीश को उसके ऊपर अपनी एक ओवरसाइट रखना और उसकी सुपरिटेंडेंस रखना, वो कानून की मंशा नहीं थी। चले खैर, इससे आगे निकल चलते हैं। अब जब ये बात आएगी कि आप 15 दिन के बाद पीरियोडिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देंगे, तो उसको आप कैसे लेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट इसको किसी और तरह से जस्टिफाई कर सकेगी? सर ऑल्टरनेट भी बताएं ना सर। चलिए लेट्स गो टू आर्गुमेंट से हम कहते हैं अब ये आपने बड़ी जरूरी बात, नैब से करवाना चाह रहे थे तहकीकात, आप क्या चाहते हैं? आपने ये बड़ी ही जरूरी बात की। देखिए, नैब के दो लोग, एक चेयरमैन नैब, आपने कहा कि उन्होंने सही परफॉर्म नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्होंने सही परफॉर्म नहीं किया। अब ये एक एग्जीक्यूटिव की वो साइट थी जो कर्बिंग ऑफ नैब के लिए अपॉइंटेड थी। अब वो उन्होंने अपनी ड्यूटी सही परफॉर्म नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। सुप्रीम कोर्ट का ये हक तो था कि उनके फैसले के खिलाफ जुडिशल रिव्यू ले लें, ये सुप्रीम कोर्ट का हक है। लेकिन उन कोर्ट्स की जजमेंट्स को, जो कि हायर कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं, जिनको फाइनलिटीज अटैच हो चुकी हैं, अब उनको सुप्रीम कोर्ट किन रीजंस पर कंडोन करेगी, वो डिलेज किन रीजंस पर कंडोन करेंगे,
क्या उनकी एरर ऑफ जजमेंट पे कंडोन करेंगे, या उनको कोई एक ऐसा एक मैग्नीफाइड सुप्रीम कोर्ट तो कर लेगी जो मैंने तो आपसे सवाल पूछा था कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना हम ये चाहते हैं कि चीजें हम ये चाहते हैं कि चीजें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हों। आर्टिकल 10A उसको सामने रखना चाहिए। बैरिस्टर जफरुल्लाह खान जो भी कह रहे थे कि आर्टिकल 25 जो इक्वलिटी ऑफ लॉ, बाकी उनको बाकी सारे आर्टिकल्स को छोड़ दें, आप सिर्फ उन आर्टिकल्स को देखें तो मियां नवाज शरीफ को भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए, आइन के मुताबिक मिलनी चाहिए। उनको आप एक अलहदा से एक सुपर सिचुएशन में लाकर क्यों खड़ा कर रहे हैं कि वो आप प्रेसिडेंट किसी और केस के ऊपर ला ना दें और फिर अदालत का एक ऐसा सिलसिला चले जिसमें पहले बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। अब जस्टिस चौधरी की जो रजीम थी उसमें हमारे शदीद, मैंने बार बार ये कहा कि जो प्रेसिडेंट्स वो सेट कर रहे हैं वो बाद में लोअर कोर्ट्स के अंदर जाकर हमने बेशुमार एग्जाम्पल्स देखी कि वही फैसले जो थे वो बाद में वो तकमील के मराहिल तक ना पहुंचे, उन्होंने निकाल दिया डिग्री, बाद में डिग्री डैमेज डन कुडंट बी रिटर्न्ड देन। इमरान इस्माइल साहब, ये तो उनका मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट के आगे, लेकिन नैब के हवाले से ऑपोजिशन के पास कोई सोल्यूशन है? ये एक कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट कह रहा है इदारा काम नहीं करा, तो हमने करना क्या है फिर? उसका ऑल्टरनेट क्या है, किसने पेश करना है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे दुनिया भर में ये इदारे काम करते हैं अकाउंटेबिलिटी के, वो इतने ही क्रूशल वहाँ पे भी होते होंगे, यूरोप में भी इतने क्रूशल होते होंगे, वो मिडल ईस्ट में भी इतने क्रूशल होते होंगे, जहाँ पे भी नैब के इदारे हैं, जो अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं, वो इतने ही क्रूशल होंगे जितने पाकिस्तान में हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे फर्द वाहिद जो है, ये दो अफराद जो है बैठ के फैसला कर लेते हैं कि किसको लगाना है, और दोनों कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पे भी आ सकते हैं अगर उन दोनों के अपने मामला ढीले हों, और वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पे एक ऐसा बंदा लगा सकते हैं जो इनकॉम्पिटेंट हो, और वो सिर्फ इसी एश्योरेंस पे कि उनके मामला नहीं खुलेंगे, वो दोनों ये फैसला कर सकते हैं। क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस दोनों मिलकर लगाते हैं, तो उसके अंदर ये मामला हो सकते हैं, जिसके अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी गुंजाइश जरूर है। और अपेरेंटली ऑपोजिशन को ऐसा जरूर लगता है कि ऐसा ही हुआ है, क्योंकि खाली ऑपोजिशन नहीं, हमारी सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा महसूस होता है कि ऐसा हुआ है। जो इनकॉम्पिटेंट शख्स है, आप उससे कराना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन, जो इनकॉम्पिटेंट इदारा बन चुका है, आप उससे इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं, और इतराज आपको कॉम्पिटेंट जज के ऊपर है कि वो मॉनिटर क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग में आप कॉम्प्रोमाइजिंग जो लोग हैं उनके साथ डील नहीं कर पा रहे हैं। आपने मिठाइयां बांटी, वी हैव टू रैप अप क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म है। लास्ट क्वेश्चन टू यू कि क्या होगा इस रिव्यू में, व्हाट डू यू थिंक? रिव्यू में देखिए जी, ऑलमोस्ट जो मेन रिव्यू था वो तो था मियां नवाज शरीफ साहब का और उनके लॉयर का कि वो डिक्लेरेशन जो उनके खिलाफ आई थी उसको उन्होंने रिवर्स कराना था, और वो खत्म कर चुके हैं। इसहाक डार साहब के वकील ने शायद आज आधा पौना घंटा लगाया, ही इज फिनिश्ड। टुमारो बच्चों के वकील आएंगे, उनका डिक्लेरेशन से तो कोई ताल्लुक नहीं, उनका टोटल केस है नैब के हद तक और एसेट्स की हद तक, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज भी अपना व्यू दे दिया है कि ये ट्रायल होने दें, अदालत में जाएं, वहां से आप बरी भी हो सकते हैं। तो बाय टुमारो आई थिंक 1 घंटा डेट की ये समाअत होगी, ऐसा करेंगे राजा साहब, और उसके बाद इसका वर्डिक्ट आ जाएगा, डिसीजन आ जाएगा, उसी वक्त आ जाएगा। इट्स अप टू द बेंच के उसी वक्त देते हैं या महफूज कर लेते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। यकीनन कल का दिन अहम है, वी विल कीप यू अपडेटेड। इसी हवाले से नहीं, इस वीक में और